बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आसिफ खान। तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के हद का मामला था, तो वफाकी हुकूमत ने उस पर इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया है और उसके जो TORs हैं वो कौन तय करेगा, कौन उसमें शामिल होगा, ये तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के इंक्वायरी कमीशन के क़याम को जो है वो मुस्तरद किया है और उनका जो मुतालबा सामने आया है, उनका मुतालबा ये है कि सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच जो है वो इस मामले को देखे। कोर कमेटी का हंगामी इजलास हुआ है, इसमें और क्या मामला तय हुए हैं इसकी भी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। और अदालत में जज साहब के साथ जो तलख कलामी है वो वकील साहब को 1.5 लाख रुपए में पड़ गई है, लेकिन वकील साहब ने वो भी देने से इनकार कर दिया है। ये डिटेल भी आपको बताएंगे, ये भी बताएंगे कि ये कौन सी अदालत है, कौन से जज साहब हैं और कौन से वकील साहब हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशस्तों पर जो हलफ लेने का मामला था उसमें ताखीरी हरबों को बड़ा धचका लग गया है। इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से वाज़ेह हुक्म जारी कर दिया है और अब मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो है हलफ लेने के सिवा कोई चारा बचा नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के पास। और दूसरा, चूंकि कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपोजिशन लीडर के लिए, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए नामों का ऐलान तो किया है, लेकिन स्पीकर कौमी असम्बली ने अब तक इनके नोटिफिकेशन जारी नहीं किए। इसकी वजह क्या है और क्या इनके नोटिफिकेशन जारी हो सकेंगे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनसे भी महरूम होंगी। इसके अलावा दीगर मौजूआत भी ज़ेर बहस होंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे उन तमाम दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन्होंने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं और इस वीडियो के हवाले से कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। तो चूंकि आज वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ने मुलाकात की चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस फाइज ईसा के साथ, तो इस मुलाकात में जो वफाकी हुकूमत है उनकी जानब से वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ और अटारनी जनरल जो हैं मंसूर उस्मान आवान वो भी मौजूद थे। ये मुलाकात चीफ जस्टिस की दरख्वास्त पर की गई क्योंकि जो 6 जजेस साहिबान हैं जिनके खत का मामला जो है वो गुज़िश्ता कई दिनों से जो है वो ज़ेर बहस है। चूंकि ये बड़ा हसास संजीदा मसला है और खुफिया अदारों पर उसमें इल्जामात लगाए गए हैं, तो इस मुलाकात के बाद जो है वफाकी हुकूमत ने इस खत में लगाए गए इल्जामात की तहकीकात के लिए बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो इंक्वायरी कमीशन की तश्कील का ऐलान कर दिया है। इस हवाले से वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात के बाद हुकूमत ने इंक्वायरी कमीशन की तश्कील का जो है वो ऐलान किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में उन्होंने कहा कि तमाम आईनी इदारों को अपनी हुदूद में रहकर काम करना चाहिए, अदालती मदाखलत किसी सूरत कबूल नहीं। इस हवाले से कमीशन इंक्वायरी एक्ट के तहत कमीशन का क़याम जो है अमल में लाया जाएगा। इब्तिदाई तौर पर कमीशन बनाने का जो है वो फैसला हुआ है। वफाकी वजीर कानून ने मजीद कहा कि वजीर आजम की चीफ जस्टिस से मुलाकात के बारे में सब जानना चाहते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत की गूंज थी जो नेशनल इंटरनेशनल मीडिया सोशल मीडिया की जीनत बनी। इसी तनाजर में चीफ जस्टिस ने कल फुल कोर्ट मीटिंग की। चीफ जस्टिस की ख्वाहिश पर वजीर आजम की आज मुलाकात हुई। वजीर आजम ने भी सूरत हाल की अहमियत को समझते हुए खुद जाने का फैसला किया। उन्होंने बताया कि चीफ जस्टिस वजीर आजम के दरमियान मुलाकात 1.5 घंटा तक जारी रही, जिसमें इस अहम मामले समेत दीगर मसाइल पर तबादला ख्याल हुआ। खत के मामले की संजीदगी को देखते हुए अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत का फर्ज है कि इस मामले की छानबीन की जाए, जिसके लिए हुकूमत ने खत के मामले की तहकीकात का फैसला किया है। इस मामले को काबीना के सामने भी रखा जाएगा और फिर मामले की तहकीकात के लिए कमीशन जो है बाज़ाब्ता तौर पर बनाया जाएगा, जिसके लिए TOR काबीना की मशावरत के बाद तय किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि तहकीकात के लिए बहुत सारे सीनियर जजेस के नाम जो है ज़ेर गौर हैं, रिटायर्ड जजेस हैं। चीफ जस्टिस ने भी तहकीकाती कमीशन बनाने पर इत्तेफाक किया है। किसी रिटायर्ड जज से दरख्वास्त की जाएगी कि इस मामले की तहकीकात करें। उन्होंने कहा कि कल फुल कोर्ट में कमीशन बनाने पर बात हुई। एक तरीका ये था कि इस मामले को 184(3) के तहत लिया जाए, यानी 100 मोटो एक्शन लिया जाए। वजीर आजम के साथ मुलाकात की नोयत बहुत संजीदा थी। जुडिशरी आज़ादाना काम करती है। चीफ जस्टिस
इस इदारे के आईनी सरबराह हैं। वफाकी वजीर कानून का कहना था कि जजेस के खत लिखने से कोई आईनी बहरान पैदा नहीं हुआ। चीफ जस्टिस ने मामले की संगीनी को समझते हुए फौरी एक्शन लिया। क्या ही अच्छा होता कि ये बातें आज से 13 माह पहले हो जाती। जब इस तरह के मामला सामने आए, मिट्टी डालने की बजाय शफाफ तरीके से मंतकी अंजाम तक इस मामले को पहुंचाना जाना चाहिए था। उन्होंने मजीद कहा कि जितनी कुर्बानियां पाक फौज ने दी हैं, इसकी कदर करनी चाहिए। हमेशा इन पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। तमाम इदारों को एक दूसरे को इज्जत देनी चाहिए। वजीर आजम खुफिया इदारों से पूछेंगे भी और इनपुट जो है वो भी लेंगे। अब ये जो खत सामने आया है और इसमें जिन वाकयात का हवाला दिया गया है वो सन 2023 के उस वक्त के हैं कि जिस वक्त चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब थे, और ये मामला कहा जा रहा है कि उनके नोटिस में लाए गए लेकिन उन्होंने इनको संजीदगी से लिया नहीं, जिसकी वजह से अब जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उन्होंने इस पर जो है वो फुर्ती दिखाई है। उन्होंने इस हवाले से वजीर आजम से मुलाकात की है और यकीनन अदलिया और हुकूमत की मशावरत इत्तेफाक राय से जो है इंक्वायरी कमीशन की तश्कील का फैसला हुआ है। सब तरफ से ये मुतालबा हो रहा था कि इंक्वायरी कमीशन जो है वो होना चाहिए। अब देखते हैं कि मिसकंडक्ट का इर्तिकाब जो है वो जज साहिबान ने किया है, तो ये फैसला, ये मामलात, ये भी सामने चीजें आ जाएंगी और ये भी तय हो जाएगा कि कौन सा अदारा है जिसने मुदाखलत की है, किस हद तक की है, किन किन केसेस में की है और इन केसेस के बाद में जो है नताइज क्या निकले हैं। यकीनन ये चीजें सामने आ जाएंगी। और एक बात और भी तय है कि जो TOR इस हवाले से काबीना तय करेगी, उसमें ये भी तय होगा कि ये कमीशन जो है कितने अरसे में जो है अपनी रिपोर्ट जो है वो पेश करेगा। कमीशन की रिपोर्ट जो है वो पब्लिक होनी चाहिए ताकि कौम को असल हकायक का पता चल सके और ये भी पता चल सके कि किस किस ने कहां पर जो है कमजोरियां दिखाई, किस किस ने कहां पर मुदाखलत की और किस किस ने कहां पर उस पर जो है खामोशी इख्तियार की या किस किस ने कहां अपने इख्तियारात से तजावुज किया। यकीनन ये चीजें जो है सामने आनी चाहिए और मैं तो कहूंगा कि ये कमीशन अगर कुछ साल पहले की तहकीकात भी कर ले तो ये भी मुनासिब बात होगी ताकि तमाम फरीकें जो है उनको मसावी जो है इंसाफ मिल सके और सारी चीजें जो हैं वो सामने आ सके। लेकिन दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के इंक्वायरी कमीशन के क़याम को मुस्तरद किया। PTI कोर कमेटी ने मामले को अदालत उज़्मा के लार्जर बेंच के सामने जो है रखने का मुतालबा किया है। एलामिया PTI के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का हंगामी इजलास हुआ। इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के मंदरजात के तहकीकात के लिए वफाकी हुकूमत की जानिब से इंक्वायरी कमीशन के क़याम और इसके जरिए तहकीकात को यकसर जो है मुस्तरद किया है। इजलास में मुल्की अदलिया कानूनी मफाद से जुड़े इस हसास तरीन मामले पर चीफ जस्टिस की वज़ीर आज़म से मुलाकात पर भी जो है वो तशवीश का इजहार किया गया। मामले को अदालत उज़्मा के लार्जर बेंच के सामने रखते हुए खुली अदालत में इस पर कार्रवाई के मुतालबे का इरादा किया गया। एलामिया में कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का खत वफाकी हुकूमत की एजेंसियों के खिलाफ एक फर्द जुर्म है। मुअज़्ज़ज़ अदालत आलिया के हाजिर सर्विस जजेस के संजीदा तरीन मरासले की एक रिटायर्ड जज के जरिए तहकीकात आज़ादाना, गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात से एक बोंडा मजाक है। अपने खत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने अदलिया के वजूद को लाहक बुनियादी चैलेंज को बेनकाब किया है। अवामी मैंडेट पर डाके के बलबोते पर वजूद में आने वाली हुकूमत हर लिहाज से मुल्क में जारी लाकानूनियत और गैर आईनी मुदाखलत की सबसे बड़ी बेनिफिशरी है। ये एलामिया में कहा गया है। चोरी शुदा मैंडेट पर बेटा गैर मुंतखब वजीर आजम या इसकी हुकूमत किसी किस्म की तहकीकात करवाने के काबिल है, ना इस किस्म की तहकीकात की कोई क्रेडिबिलिटी होगी। चीफ जस्टिस अदलिया के मुस्तकबिल को टाउटों पर मुश्तमिल इंतजामिया के रहम करम पर छोड़ने की बजाय साथी जजों को इंसाफ फराम करें। कोर कमेटी तहरीक इंसाफ ने कहा कि हाई कोर्ट के जजेस के मुतालबात की रोशनी में जुडिशल कॉन्फ्रेंस जो है वो भी तलब की जाए और हर सतह के जजेस को इस मौजू पर हकायक कौम के सामने रखने का जो है मौका दिया जाए। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उन्होंने इंक्वायरी कमीशन को जो है मुस्तरद किया है और उनका जो मुतालबा सामने आया है वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच जो है इस मामले को देखे। तहरीक इंसाफ ने वजीर आजम और चीफ जस्टिस की मुलाकात पर भी तशवीश का इजहार किया है। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूंकि इस वक्त जो है एस्टेब्लिश
اسٹیبلشمنٹ سے اس وقت کافی شکوے شکایتیں ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو محدود کرنے کے لیے جو بھی آواز اٹھتی ہے یا کوئی اس طرح کی مداخلت یا کوئی اس طرح کی الزام تراشیاں ہوتی ہیں تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر جو ہے اپنے دل کی بھڑاس نکالتی ہے۔ ایک چیز طے ہے کہ اگر آپ نے اسٹیبلشمنٹ کا سیاستدانوں نے اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں کردار محدود کرنا ہے، دیگر معاملات میں اگر کردار محدود کرنا ہے تو اس کے لیے سیاسی جماعتوں کو آپس میں بیٹھنا پڑے گا۔ جب تک یہ ہمارے ملک کے سیاستدان جو ہیں وہ خود غیبی امداد کے منتظر ہوں گے اور اس حوالے سے قانون سازی نہیں کریں گے تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں یا دیگر حوالوں سے جو کردار ہے یہ محدود ہو۔ اور پاکستان کے یہ سیاستدان یہ سیاسی جماعتیں میں ببنگ دہل کہتا ہوں کہ یہ ہر دفعہ خود ہی اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں گھسیٹتے ہیں۔ سب سے بڑے ذمہ دار یہی لوگ ہیں، اور یہ لوگ اگر بیٹھیں گے، یہ لوگ اگر خود بیٹھیں گے، خود معاملات چلائیں گے، خود نظام کو چلنے دیں گے تو میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ کو اتنی زیادہ مداخلت کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ باقی خبریں آپ سے بعد میں شیئر کرتے ہیں، پہلے یہ خبر شیئر کر لیں کہ سندھ ہائی کورٹ میں ایک کیس کی سماعت کے دوران جج اور سینئر وکیل میں تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا۔ ساتھی اسحاق نامی ایڈوکیٹ نے موقف اختیار کیا کہ کیس میں دلائل کا پورا موقع نہیں دیا جا رہا۔ جسٹس ذوالفقار احمد خان نے ریمارکس دیے کہ کیس سن لیا ہے، عدالت سے نامناسب رویہ پر انہوں نے وکیل صاحب پر جو ہے 50,000 روپے جرمانہ عائد کیا۔ ساتھی اسحاق ایڈوکیٹ نے موقف اختیار کیا کہ عدالت کا وکلا سے نامناسب رویہ ہے، میں جرمانہ ہی ادا نہیں کروں گا، جس پر جو ہے عدالت مزید برہم ہو گئی اور انہوں نے مزید بولنے پر جرمانے کی رقم جو ہے 50,000 سے بڑھا کر 1 لاکھ کر دی۔ اس دوران ساتھی اسحاق نے موقف اختیار کیا کہ کیس سنا ہی نہیں جا رہا اور جرمانہ عائد کیا جا رہا ہے، ہم ادا نہیں کریں گے۔ عدالت نے جرمانے کی رقم مزید بڑھا کر جو ہے وہ 1.5 لاکھ روپے کر دی۔ ساتھی اسحاق ایڈوکیٹ نے کہا کہ جتنا چاہیں آپ جرمانہ لگا لیں، میں ادا نہیں کروں گا، میں خود کو گرفتاری کے لیے پیش کرتا ہوں۔ یعنی عدالت میں کافی بحث ہوئی، معاملہ یہاں تک پہنچا یعنی جج صاحب کو بھی روزہ لگا اور جو وکیل صاحب ہیں ان کو بھی روزہ لگا، اور انہوں نے کہا کہ میں یہ رقم ادا نہیں کروں گا، چاہے آپ مجھے جو ہے گرفتار کر لیں، میں گرفتاری دینے کے لیے تیار ہوں۔ بعد میں ساتھی اسحاق ایڈوکیٹ نے چیف جسٹس ذوالفقار احمد خان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کو شکایت درج کرنے کا بھی فیصلہ کیا۔ ساتھی اسحاق ایڈوکیٹ نے کہا کہ وکلاء کے ساتھ تضحیک آمیز رویہ اختیار کیا جا رہا ہے جو کہ ناقابل برداشت ہے۔ یقیناً چونکہ رمضان ہے، روزہ لگ گیا ہوگا، جج صاحب بھی میرا خیال ہے غصے میں تھے، وکیل صاحب جو تھے وہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جرمانہ بھی ہوا، انہوں نے جرمانہ دینے سے انکار بھی کیا، گرفتاری کی بھی پیشکش کی، اور آخر میں انہوں نے یہ بھی دھمکی دی کہ وہ یہ معاملہ لے کر سپریم جوڈیشل کونسل لے کر جائیں گے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے دو جو اہم خبریں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ایک تو ہے خیبر پختونخوا میں مخصوص نشستوں پر حلف کا معاملہ، چونکہ پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی حکومت صاف نظر آ رہا ہے کہ تاخیری حرب استعمال کر رہی ہے۔ گزشتہ روز پشاور ہائی کورٹ نے اس حوالے سے حکم بھی دیا کہ مخصوص اراکین سے حلف لیا جائے، لیکن میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف کی جو صوبائی حکومت ہے وہ تاخیری حرب استعمال کر رہی ہے۔ اب اس حوالے سے جو اہم خبر آئی ہے وہ یہ آئی ہے جس پر ان کی امیدوں پر جو ہے اوس پڑ گئی ہے، اور ان کی جو کاوشیں تھی، کوششیں تھی کہ کسی طریقے سے مخصوص نشستوں پر حلف کا معاملہ سینٹ کے انتخابات تک جو ہے ٹال دیا جائے، تاخیری حرب استعمال کیا جائے، لیکن الیکشن کمیشن نے جو اپوزیشن پارٹیوں کی درخواست پر فیصلہ صادر کیا ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی حکومت اگر اسپیکر خیبر پختونخوا صوبائی اسمبلی بابر سلیم سواتی جو ہیں وہ فوری طور پر مخصوص نشستوں پر منتخب ہونے والے اراکین سے حلف نہیں لیں گے تو انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کی حد تک جو ہے سینٹ کے انتخابات ملتوی بھی ہو سکتے ہیں، ان کی نئی تاریخ جو ہے وہ بھی دی جا سکتی ہے۔ اب میں نے آپ کو گزشتہ ویلاگ میں 2-3 ویلاگ میں یہ بات بتائی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کا اصل مسئلہ ہے کہاں، وہ کیوں جو ہے وہ مخصوص نشستوں پر منتخب اراکین سے حلف نہیں لینا چاہتی۔ اس کی میں نے آپ کو وجہ یہی بتائی تھی کہ چونکہ 2 اپریل کو سینٹ کے الیکشن ہونے تھے اور یہ مخصوص نشستوں پر کوئی 25-26 جو ہے اراکین ہیں وہ سارے کے سارے وہ اپوزیشن کو یہ سینٹ کی نشستیں ملنی ہے، چونکہ ان کی لسٹ جو ہے فائنل ہو چکی ہے، منظوری ہو چکی ہے، نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے، حلف باقی ہے۔ اب اگر یہ لوگ سینٹ کے انتخابات سے قبل حلف لیتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا سے سینٹ کی نشستوں کا انہوں نے جو ٹارگٹ رکھا ہے، جو پروگرام طے کیا ہے، وہ درم برہم ہو جائے گا۔ اب لگتا ہے کہ یہ پروگرام جو ہے درم برہم ہے، کیونکہ وہ اسی لیے صرف تاخیری حرب استعمال کر رہے
रहे थे, क्योंकि अब उनके पास कोई चारा था नहीं। गुज़श्ता रोज पेशावर हाई कोर्ट ने इस हवाले से भी अपोजिशन की दरखास्तें जो है वो निपटाई और फैसला किया कि इन अरकान से हलफ लिया जाए, लेकिन चूंकि तफसीली फैसला अभी जारी नहीं हुआ और ख्याल ये किया जा रहा था कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करे, तो इसमें इतने दिन लग जाएंगे कि जो सेनेट का इलेक्शन है वो गुजर जाएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फायदा हो जाएगा। लेकिन अपोजिशन की जो जमातें हैं उन्हें भी सारी सूरत हाल का सही मानों में अदराक है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से रुजू किया और इलेक्शन कमीशन ने यह हुक्म जारी कर दिया है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के स्पीकर ने फौरी हलफ न लिया मखसूस नशस्तों पर मुंतखब अरकान से, तो फिर सेनेट के इंतखाबात खैबर पख्तूनख्वा की हद तक मुलतवी हो जाएंगे। उस वक़्त तक मुलतवी होंगे जब तक जो है मखसूस नशस्तों के मेंबरान से हलफ नहीं लिया जाएगा। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये आखिरी कोशिश थी, नाकाम हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चूंकि दूसरा जो नुकसान होने जा रहा है वो ये है कि कौमी असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तकर्री के मामले पर हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में तनाज़ा जो है वो ताहाल हल नहीं हो सका। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को अपोजिशन लीडर का ओहदा देने के तनाज़े के हल के लिए वजारत कानून से भी जो है वो राय तलब की गई है। हुकूमत का कहना यह है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पार्लिमानी पार्टी नहीं है, इसलिए उन्हें अपोजिशन का ओहदा नहीं दिया जा सकता और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से कोई एक रुकन भी कामयाब नहीं हुआ। पेशावर हाई कोर्ट ने भी अपने फैसले में करार दिया है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कोई पार्लिमानी पार्टी नहीं है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहिबजादा हामिद रजा ने भी अपनी पार्टी फोरम से नहीं आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा और जीता है। स्पीकर को हतमी फैसले का इख्तियार है। कौमी असेंबली रूल्स में अपोजिशन लीडर की तकर्री के लिए कोई मखसूस मियाद मुकर्रर नहीं। कौमी असेंबली रूल के मुताबिक अपोजिशन लीडर की तकर्री के लिए स्पीकर को हतमी फैसले का इख्तियार है। स्पीकर को असेंबली के क़याम के 14 रोज के अंदर अंदर अपोजिशन लीडर का तकर्रर करना होता है। ये भी बताया गया है कि कौमी असेंबली में पीटीआई के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान की तादाद जो पहले 92 में थी, चूंकि अब वो 91 में रह गई क्योंकि गुजरांवाला का हल्का जो है दोबारा गिनती में इनके हाथ से निकल गया है, तो अब 91 में अरकान है। इमरान खान की जबानी हिदायत पर उमर अयूब को जो है अपोजिशन लीडर बनाने के लिए स्पीकर को मरास्ता जो है भिजवाया था और दूसरी जानब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के लिए इमरान खान ने जो है शेर अफजल मरवत के नाम की मंजूरी दी थी। और ये मुझसे आप लिख के ले लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ना अपोजिशन लीडर का ओहदा जो है मिलना है, ना पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनी जो है ये मिलनी है। इसकी वजह यह है कि ये अरकान जो है ये आज़ादी रहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ब्लंडर किया है, गलती की है, चूंकि उन्होंने ऐसी पार्टी ऐसी जमात में शमूलियत इख्तियार नहीं की। इन आज़ाद अरकान ने इलेक्शन जीतने के बाद इसने इलेक्शन लड़ा हो, चूंकि इस जमात ने इलेक्शन लड़ा नहीं है, तो अब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन अरकान की हैसियत जो है वो आज़ादी रहेगी, क्योंकि इनके पास जो मियाद थी किसी जमात में शामिल होने के लिए वो खत्म हो चुकी है। अब इनके पास मौका भी नहीं है, दूसरा मौका नहीं है कि वो अब किसी जमात में चले जाएंगे। यानी ये अब 5 सालों के लिए अगर हुकूमत 5 साल चलती है तो ये आज़ादी रहेंगे और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ब्लंडर किया, तो इस गलती का जो है खमियाजा जो है अब ये लोग जो है भुगतेंगे। दूसरा, पार्लियामेंट में भी उनका अपोजिशन लीडर नहीं होगा, उनका पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन नहीं होगा। पंजाब असेंबली में भी यही सूरत हाल होगी। ये आप मुझसे आज ही लिख लें। मेरा ख्याल है कि अब ये कुछ भी करें इनके हाथ कुछ आने वाला जो है वो नहीं है। अडयाला जेल के हवाले से भी बात कर लेते हैं कि अडयाला जेल में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान समेत तमाम कैदियों से मुलाकातों पर लगी 2 हफ्तों से लगी पाबंदी जो है वो खत्म कर दी गई है। इस हवाले से जो डॉन न्यूज है उन्होंने रिपोर्ट किया है कि अडयाला जेल में आज से उन्होंने कहा है कि जुमेरात के दिन से मुलाकातों का दोबारा सिलसिला बहाल हो गया है। मुलाकातों पर पाबंदी के बायस रमजान में कैदी 2 हफ्तों तक अजीज व अकारब से मुलाकात नहीं कर सके थे। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने बताया कि जेल में आज से मुलाकातों पर पाबंदी खत्म हो चुकी है। जेल में मौजूद तमाम कैदियों के लवाकिन नॉर्मल एसओपीज के मुताबिक अब मुलाकात जो है कर सकेंगे। वाज़ेह है कि 12 मार्च को रावलपिंडी की अडयाला जेल को दहशतगर्दों की जानिब से निशाना बनाए जाने के खदशे पर बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान समेत तमाम कैदियों से मुलाकातों पर 2 हफ्ते के लिए पाबंदी आयद की गई थी। आखिर में आपके साथ ये खबर शेयर कर लेते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने
پشاور میں تحریک انصاف کی ریلی کا اعلان کر دیا ہے۔ پشاور کی تاریخ کی سب سے بڑی ریلی ہوگی، یہ انہوں نے کہا۔ کارکن کمر کس لیں۔ اڈیالہ جیل کے باہر بیرسٹر گور کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ ریلی کا مقصد عدلیہ کی آزادی اور قیدی نمبر 804 کی رہائی ہوگا۔ ریلی کے لیے جگہ کا تعین جلد کر لیا جائے گا۔ ریلی پشاور میں 2 بجے شروع ہوگی۔ بیرسٹر گور لیڈ کریں گے۔ پرامن ریلی ہوگی اسلام آباد پریڈ گراؤنڈ میں۔ انہوں نے کہا کہ جلسہ بھی ہوگا۔ عدالت کی جانب سے ہمیں جلسے کی اجازت مل گئی ہے۔ پی ٹی آئی تمام جماعتوں کو ریلی میں شرکت کی دعوت دے گی۔ تمام شہروں سے لوگ ریلی میں شریک ہوں گے، اور 6 اپریل کو انہوں نے کہا کہ اسلام آباد پریڈ گراؤنڈ میں جو عظیم الشان جلسہ وہ بھی ہم نے منعقد کرنا ہے۔ شیر افضل مروت نے کہا کہ مینڈیٹ کی ریکوری کے لیے سب شرکت کریں۔ اس موقع پر بیرسٹر گور نے کہا کہ بانی پاکستان تحریک انصاف سے 45 منٹ ملاقات ہوئی۔ ججز کے خط کے بعد یہ پہلی ملاقات ہے۔ اس خط کے حوالے سے ہمارے بڑے تحفظات ہیں۔ خط کے معاملے پر بانی چیئرمین کو بڑا دکھ ہے کہ لوگ اس حد تک بھی چلے جاتے ہیں۔ عمران خان کا کارکنوں کے نام پیغام ہے کہ جس پر ظلم ہوا ہے وہ اپنا ویلاگ بنا کر اپلوڈ کرے۔ جس نے ظلم کیا ہے اس کا نام لے کر ویلاگ اپلوڈ کریں۔ خان صاحب چیف جسٹس کے نام خط بھی بھیجیں گے جس میں عمران خان کے مقدمات کو ڈیل کرنے کا احوال لکھیں گے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ ہمیشہ عدلیہ کے لیے کھڑے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ریلی میں ڈی اے خان سے لے کر چترال تک تمام لوگ شرکت کریں۔ پنجاب میں میاں والی دیگر اضلاع کو بھی شرکت کی دعوت ہے۔ عدلیہ کی آزادی کے لیے ریلی کا انعقاد خوش آئند ہے، لیکن میں نے اپنے گزشتہ ویلاگ میں بھی یہ بات کی تھی اور دوبارہ اس کو دہراتا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے بھی الگ نرالے انداز ہے، کیونکہ وہ ہر معاملے میں اپنا فائدہ دیکھتے ہیں۔ یعنی جب جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے یہ معاملہ اٹھایا تھا تو پاکستان تحریک انصاف چونکہ اس وقت ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھے تعلقات تھے تو انہوں نے الٹا شوکت عزیز صدیقی پر لعن طعن کی تھی۔ اس وقت تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔